नमस्कार। मैं क्लैरिस कुछ किस्से कुछ कहानियां में आज आपके लिए लेकर आई हूं एक सस्पेंस भरी कहानी। उफ, वो हरे रंग की रात। पिछली कहानी शुरुआत की किरण को आज की कहानी से यकीनन आप बेहतर रीति से जान पाएंगे और फिर कमेंट बॉक्स के जरिए आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा कि आखिर किरण कौन थी या फिर कौन है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। जब माँ पिताजी को अलविदा कहकर किरण ने हॉस्टल में कदम रखा तो किसी भी लड़की ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुछ एक अपने काम में व्यस्त थी तो कुछ अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने में। काले घुंघराले बालों वाली छोटी सी किरण जब हॉस्टल के 6 बिस्तरों वाले अपने कमरे में पहुंची तब उसने पाया कि उसके कमरे में जो और 5 लड़कियां रहती थीं, वो सब उससे उम्र में बड़ी थीं। उन दीदियों का ध्यान न पाकर उसे अचानक से अकेले होने का एहसास हुआ। फिर क्या था, उसने माँ पिताजी को याद करके गंगा जमुना बहाने से रुकने का घंटों नाम न लिया। हॉस्टल की वार्डन ने बड़ी मशक्कत करके उसका रोना बंद करवाया। धीरे धीरे वक्त के साथ किरण हॉस्टल में रहना सीख ही गई। माँ पिताजी सप्ताहांत में मिलने आ जाया करते थे। 1 साल कब बीत गया पता ही न चला। वर्ष 1986। हॉस्टल में रहने के इस दूसरे साल के आने तक किरण ने हॉस्टल में रह रही लड़कियों से अनेकों प्रकार की अनहोनियों के बारे में सुन रखा था। नन्ही सी किरण को रात में रूह कंपाने वाला डर लग रहा था। हॉस्टल में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग कमरे मौजूद थे। खाना खाने के लिए जो अत्यंत ही बड़ा डाइनिंग हॉल था, उसी में लड़कियां शाम 7 बजे से 9 बजे तक स्वयं अध्ययन के लिए एकत्रित होती थीं। यदि कोई बीमार हो जाए तो उसे सिक रूम नाम के एक कमरे में ठीक होने तक रखा जाता था। यह कमरा हॉस्टल के बिल्कुल अंतिम छोर पर बाकी कमरों से अलग थलग था। जिस रोज किरण को तेज बुखार आया, उसे भी इस 10 से 12 पलंगों की क्षमता वाले कमरे में रखा गया। प्रतिदिन की तरह शाम को 7 बजे सभी लड़कियां स्टडी हॉल में पढ़ाई कर रही थीं। पूरे हॉस्टल में मरघट जैसी खामोशी और उसमें झिंगुरों की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई कानों में झुनझुनी पैदा करने में सफलता की चरम सीमा पार कर रही थी। कमरे की सूनी हरे रंग की दीवारों को किरण टकटकी लगाए देखे जा रही थी। रात की खामोशी उसके दिमाग में कुछ अनहोनी के घट जाने का शोर मचा रही थी। उसने हिम्मत करके नजरें घुमाई। पैरों की तरफ हरे रंग का तौलिया पलंग के सहारे लटकता दिखाई पड़ा। बिस्तर पर बिछी हरे रंग की चादर भी उसे भयभीत करने लगी थी। पलंग से लगी दीवार में की विशाल काय खिड़की से बाहर न खत्म होने वाला मैदान दिखाई दे रहा था। मैदान से अचानक तेज गुजरती रेल की पटरियां और रेलगाड़ियों की आवाज रूह तक सिहरन पैदा कर रही थी। अत्यंत भयभीत नन्ही किरण ने अपना कंबल इस इंतजार में चेहरे तक ओढ़ लिया कि जब 9 बजे के बाद सिक रूम अटेंडेंट के अलावा कुछ बड़ी दीदियां भी उससे मिलने आएंगी, तब वो उनमें से किसी को अपने पास रुक जाने का आग्रह कर लेगी। बुखार में तपता हुआ बदन और अनजानी अनहोनी हो जाने के भय में उसे आभास हुआ कि शायद खिड़की में से कोई उसे घूर रहा है। डर ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसे सांस लेना भी कठिन लगने लगा। शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसने कंबल को थोड़ा सा सरकाया। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? विशाल काय हरे रंग की काया, आंखों में खून जितनी लाली लिए हुए, एक हाथ से खिड़की को पकड़े हुए दूसरे हाथ को बढ़ाकर लंबे लाल नाखूनों वाली उंगलियों से किरण को अपनी ओर आने का इशारा कर रहा था। इतना तो अच्छे अच्छों के प्राण पखेरु उड़ाने के लिए पर्याप्त है। फिर तो किरण मात्र 7 साल की नन्ही कोमल हृदय बच्ची थी।
न जाने कितनी देर वो आंखों को जोर से बंद करके बिस्तर पर बेजान सी निढाल पड़ी रही। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर क्षण प्रति क्षण अपने कंबल को चेहरे तक सरका सरका कर ओढ़ लिया और अपने बिस्तर में पसीने से भीगते हुए स्टडी हॉल के छूटने का इंतजार करने लगी। वक्त तो जैसे आगे न बढ़ने की जिद पर अड़ चला था। अरसे जैसा महसूस होने वाला वक्त रात 9 बजे लड़कियों के शोर शराबे से खत्म हुआ। सिक रूम अटेंडेंट के साथ 3 बड़ी दीदियां भी किरण को पसीने में नहाए हुए देखकर अचरज में पड़ गईं और उसकी इस हालत के बारे में पूछने पर कोई जवाब न पा सकी, क्योंकि किरण को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या बताए और कैसे बताए। इस घटना से बस एक ही भला काम हुआ था और वो था किरण का अत्यंत पसीना बहने के कारण उसके बुखार का उन पलों के लिए उतर जाना। काफी समय के बाद जब किरण के गले से आवाज निकल पाई तब उसने सिर्फ एक ही गुजारिश की कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक उसके साथ किसी दीदी को रात में ठहराया जाए, जिसकी इजाजत उसे दे दी गई। आज बरसों बाद जब किरण जीवन के उस हादसे के बारे में सोचती है तो उसे लगता है कि शायद ऐसी कोई भी भयावह वस्तु नहीं होती है। तो फिर वो क्या था जो उसे दिखाई दिया था? शायद उसके ज़हन में सिमटे हर तरह के भय का विकराल रूप किसी दैत्य के होने का आभास मात्र था। इस विषय में आपके विचारों का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। यदि आप शांति की 3 महीने की घर में ही खोई हुई बेटी को मेरे साथ मिलकर ढूंढने में मेरी सहायता करना और इस बात पर खूब हंसना पसंद करेंगे तो मिलिए मुझसे अगली कहानी शांति की बेटी लापता में। इसी तरह की और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।